गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। यह है कक्षा 11 के राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 1 का भाग 3। इसमें हम सबसे पहले सुकरात और सेफलस के बीच की बातचीत को देखेंगे और फिर उसके बाद इस अध्याय के तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब सुकरात की अगर बात करें तो सुकरात को एथेंस नगर में कहा जाए ना सबसे विवेकशील यानी कि सोचने समझने वाले व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित यानी कि जो पहले से चली आ रही थी मान्यताएं, उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस वो जो है ना क्या होता था कि पहले के जो बातचीत थी, मान्यताएं थी, जो भी पहले से बातें चली आ रही थी, उसको वो क्या करते थे, हमेशा उसके ऊपर प्रश्न उठा देते थे। इसके लिए एथेंस के शासकों के द्वारा उन्हें क्या किया गया, मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। उनके जीवन और विचारों के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। प्लेटो की जो पुस्तक थी उनका नाम था द रिपब्लिक। इसमें सुकरात के नाम से उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया यानी, और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होता है। संवाद यानी कि बातचीत से शुरू होता है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है यानी कि इनसफिशिएंट है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकते। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि आखिर आगे पढ़ते हैं कि सुकरात ने यह कैसे किया। सुकरात ने यह कैसे किया। सेफलस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया। कौन जवाब दे रहा है यहाँ? सुकरात। लेकिन यहाँ तक न्याय की बात है, जहाँ तक न्याय की बात है, यह है क्या, यानी कि न्याय क्या है? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। और इसके भी अपवाद नहीं होते हैं। जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से यानी कि पूरे तरीके से शांत होके अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है, यानी कि जब उसके पूरे गुस्से में है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देना चाहिए? ये किसने कहा है? ये सुकरात ने कहा, पूछा है सेफलस से। अब उसने कहा आप बिल्कुल सही है, लेकिन अब सुकरात क्या कह रहे हैं, लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है, ऐसा मैंने कहा। किसने कहा? सुकरात ने। पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। अब आगे देखिए, आगे क्या बातचीत होती है। लेकिन क्या किसी को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु हैं उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो उसमें घोटकत्व यानी कि घोड़े के गुण कम होते हैं, स्वानत्व यानी कुत्ते के गुण नहीं, यानी कि घोड़े का गुण कम होता है। हाँ, घोटकत्व कम होता है यानी कि घोड़े के गुण कम होता है
और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तो उसमें स्वानत्व कम होता है, यानी कि कुत्ते के गुण जो है कम होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तो उसमें मनुष्यत्व कम होगा, निसंदेह। और यह मनुष्यत्व न्याय है, निश्चित रूप से। अब आगे जो है ना इनकी बातचीत और आगे चली, तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? ये तो बिल्कुल ही असंभव है। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति यानी कि अच्छे गुणों से भरे हुए व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और न ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। अब आगे की अगर इनकी बातचीत देखें तो क्या है, तब मित्र क्या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। अब सेफलस की ये विचारधाराएं हैं कि कह रहे कि तुम जो कह रहे हो वो उसमें ज़्यादा सच्चाई है। और किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। तब तो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है। तो इस तरीके से इनकी बातचीत और आगे चलती रही। और आगे की बातचीत को हम देखते हैं यहाँ। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे तो जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु। हाँ, पहले हमने सीधे कहा था कि अपने मित्र के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह, जो दुष्ट और शत्रु हैं। तो यही चीज़ जो है ना आगे चल रही है, यही बातचीत। और लास्ट में क्या कहा, लास्ट में जो है ना सेफलस ने ये माना कि जो है ना उनके पास न्याय की समझ अपर्याप्त है। तो ये तो हमने कुछ बातचीतें देखी सेफलस और सुकरात के बीच। सुकरात एथेंस के रहने वाले थे। अब हम लोग इस चैप्टर के तीसरे टॉपिक को देखते हैं। यह है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्यपुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है, यानी कि एक ही तरफ हमने अपने आप को फिक्स रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित यानी कि जो पहले से परिचित शब्द हैं राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि
आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, यानी गणित में जैसे त्रिभुज की एक ही परिभाषा होती है, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। वर्ग की परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, उसको हम वर्ग कहते हैं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग परिभाषाएं होते हैं, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्द का सरोकार, यानी कि उसका लेना देना, समानता जैसे शब्द का लेना देना किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंध से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर, अब देखिए, समानता से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि पहला मुद्दा क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि अक्सर सरकारी कार्यालय होता है या डॉक्टर का जो वेटिंग रूम होता है, यानी प्रतीक्षालय होता है, या दुकानों में अगर लाइन लगी हुई है, कोई जैसे एक राशन की दुकान है तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है, और अगर उसमें से कोई आगे बढ़ जाता है लाइन को तोड़ के, तो कई बार ऐसा करने वाले को पंक्ति में पीछे करने के लिए कहा जाता है। तो हमें क्या होता है, अंदर से खुशी होती है, हमें अंदर से खुशी होती है कि भाई चलो ये जो है ना अच्छा कह रहा है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा महसूस करते हैं। ठगा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम ही, भाई इसमें तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हम ही निकले, भाई हमारी कोई हमारी कोई महत्व ही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सम्मानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर हमें चाहिए। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब कोई लाइन तोड़ के जा रहा है तो अगर कोई उसका विरोध कर रहा है तो हम उस पर खुश होते हैं कि भाई अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर हमारे बाद में आके कोई अगर हमसे पहले कोई सामान या कोई सेवा लेके चला जाता है तो हम वहाँ पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या अर्थ लगाते हैं समानता का, कि सभी के लिए समान अवसर। लेकिन क्या होता है कि वृद्ध यानी कि बुजुर्ग लोग और विकलांग, जो दिव्यांग जिसको कहते हैं, यदि अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव करना न्याय के अनुसार उचित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते। दुकान या चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जो चिकित्सा करते हैं, जो इलाज करते हैं, उसको चिकित्सक कहते हैं। तो बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपये नहीं होते। यानी कि अच्छी दुकानों में वो नहीं जा पाते, वो समझते हैं कि भाई वहाँ पे चीज़ें महंगी है। उनकी भाषा में अगर बात करें, किसी अच्छे डॉक्टर के पास वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास देने के लिए फीस नहीं होती है। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं, यानी कि सेंसिटिव हैं, सोचने समझने की हमारे अंदर शक्ति है, तो हम महसूस करते हैं कि यह क्या है, अनुचित है। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी ना हो, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी ना हो। तब हम
इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता यानी कि पक्षपात को छोड़ के जैन अलग निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो, यानी कि उसका अनुचित रूप से गैर जरूरी तरीके से जैन उसका शोषण न हो, आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनका पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। यानी कि आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, जिसमें कि कूड़े चुनना या छोटी छोटी जगहों पे जाना काम करना। तो इसमें क्या होता है कि इसके वजह से वो काम करते हैं, तो इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को यानी कि ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि उन्हें अपने छोटी जाता है कि माँ बाप जो है ना, उनके माँ बाप जो है, माँ बाप काम पर चले जाएंगे तो उसके बाद वो छोटे भाई बहनों की देखभाल उसको करनी पड़ती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है। हमारे संविधान में 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन यह सिर्फ अधिकार जैन औपचारिक यानी ऑफिशियल बनकर ही रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए, यानी कि उसके लिए एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार क्या है, काफ़ी उलझे हुए, जटिल हैं, मुश्किल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हम समान अवसर चाहते हैं। हम किसी के अक्षमता यानी कि क्षमताहीन व्यक्ति के अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए विशेष नियम हो, विशेष छूट हमें प्राप्त हो। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। जब बुनियादी ज़रूरतें भी यानी कि बेसिक नीड्स भी हम अपनी पूरी नहीं कर पाते। आजकल के लिए बेसिक नीड क्या है, तो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान और मौलिक शिक्षा यानी कि मूल शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो पर्याप्त नहीं है। तो उस समय में जब हमको ये बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होती तो वहाँ उस समय में समान अवसर मिलना ये पर्याप्त नहीं होता है। हमें स्कूल जाने या संसाधन जैसे कि रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल यानी कि छूट वाले अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से की सहायता से पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ देखिए, अब हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाएं हैं। उसका क्या मतलब क्यों है, क्योंकि समानता का जो अर्थ है वो प्रसंग पर निर्भर करता है, यानी कि उस समय में कैसा कंडीशन है, क्या प्रसंग है, उसके अनुसार उसके अर्थ निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ की शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली, कई लेयर्स खोले। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा या बरता जाता है। वे विविध अर्थों यानी कि अलग अलग अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल की सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए
प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, यानी कि एमडीएम मिड डे मील की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर से वे मुखातिब होते हैं। मुखातिब मतलब उससे रूबरू होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि उसको दिशा दिखाते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही दूसरे कॉन्सेप्ट के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा यानी कि डेली के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को नीति से जुड़ी हुए जो उसके ऑप्शन है उसको सूत्रबद्ध यानी कि उसको एक फॉर्मूले में ढालना पड़ता है। आज़ादी, स्वतंत्रता, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। अब अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम अगले भाग में पढ़ेंगे हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।